हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या देखा डिस्कस करते हैं एक बार फटाफट से। हमने इवेपोरेशन वाला वर्ड समझा कि इवेपोरेशन क्या होता है, कि कैसे आपका पानी वाटर वेपर्स में बनता है। उसके बाद हम लोग ने देखा कि कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन से कैसे आपके क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, जो वाटर वेपर आपका कंडेंस हो जाता है। कंडेंस मतलब आपका ठंडा हो जाता है पानी हवा में जा करके, वो चीज़ हमने देखी। एंड जो लास्ट चीज़ हमने देखी थी वो एक और चीज़ थी, वो थी ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन हमने कहाँ से पढ़ा था? प्लांट से, कि प्लांट से जो पानी निकलता है बाहर, एक्सेस ऑफ वाटर रिमूवल फ्रॉम प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। जो भी उनके पास पानी होता है वो जब वो लोग रिमूव कर देते हैं उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ये 3 वर्ड्स हमने पढ़े थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। और हमने ये देखा था कि उसके बाद जब क्लाउड बन जाते हैं और क्लाउड हेवी हो जाते हैं, जैसे अभी मैं अपने सामने देख पा रहा हूँ, बहुत ही हेवी दिख रहा है मुझे क्लाउड, काले बादल। ठीक है, तो लग रहा है कि बरस जाएंगे और फिर उसको बरसने को हम बोलते हैं रेन। तो यहाँ तक हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी है। आज बहुत छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे, 2 पॉइंट पढ़ेंगे और अगले क्लास के अंदर इस चैप्टर को निपटाएंगे। तो बैक टू ओशंस। ठीक, तो बैक टू ओशंस पढ़ते हैं कि ये क्या है इस टॉपिक के अंदर। What happens to the water that rain and snow bring to different regions of the earth? वो पानी का क्या होता है जब बारिश आती है? Almost all land surfaces are above the level of oceans. Most of the water that falls on the land as rain and snow sooner or later goes back to the oceans. This happens in many ways. तो बहुत सारे ways हैं जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। Snow in the mountains melts into water. This water flows down the mountains in the form of streams and rivers. तो आपको पता है कि स्नो, अगर आप नॉर्थन साइड गए हो या नॉर्थ ईस्टर्न साइड गए हो या और कोई कंट्री गए हो जो नॉर्थ साइड में है, मतलब यूरोपियन कंट्रीज, और आपने स्नो के टाइम देखी है वो कंट्रीज को, तो आपने देखा होगा कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो है वहाँ से कहीं ना कहीं एक रिवर बह रही होती है या स्ट्रीम्स होती है, झरने होते हैं बहुत सारे। तो यही चीज़ है कि वो जो स्नो हो जाती है वो क्या होती है, मेल्ट हो जाती है। एंड वो मेल्ट होती है तो वो रिवर या स्ट्रीम्स फॉर्म कर लेती है। Some of the water that falls on land as rain also flows in the form of river and streams. तो रिवर और स्ट्रीम्स के अंदर भी ये फ्लो हो जाता है, जो रेन में भी होता है। तो रेन भी आपको पता है कि अब तापी है जैसे हमारे सूरत पे, तो वहाँ से बारिश हुई तो पानी तापी में भी जाता है। तो ये वो बोल रहे हैं कि रेन से भी पानी रिवर और स्ट्रीम में जाता है। Most of the rivers cover long distances on land and ultimately fall into a sea or an ocean. ये चीज़ हमें पता है, ये चीज़ आपने शायद ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि बहुत सारी रिवर्स होती है और फिर वो रिवर्स क्या होती है, मिल जाती है और एक बहुत बड़े ओशन में रिवर्स पहुंच जाती है। However, water of some rivers flows into lake, but कुछ जो रिवर्स है उनका जो पानी होता है वो लेक्स के अंदर चला जाता है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कुछ पानी आपका रेन से कहाँ जाता है और कुछ कहाँ जाता है। तो अगर देखें यहाँ पर, तो रेन वाटर ऑल्सो फिल्स अप लेक्स एंड पॉन्ड्स। अ पार्ट ऑफ द रेन वाटर गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्राउंड एंड सीम्स टू डिसअपियर इन द सॉइल। तो कुछ पानी क्या हो जाता है, आपका एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक, पानी सोक कर लेती है सॉइल और वो एब्जॉर्ब कर लेती है और आपका पानी इसलिए डिसअपियर हो जाता है और ग्राउंड के अंदर चला जाता है। Some of this water is brought back to the air by the process of evaporation and transpiration. तो evaporation और transpiration होगा तो वो जो पानी सॉइल के अंदर गया वो बाहर चला जाएगा। ट्रांसपिरेशन का बेसिक मतलब क्या है? ऑब्वियसली मतलब है वाटर रिमूवल फ्रॉम प्लांट, और आपको पता है कि प्लांट सॉइल से पानी लेती है, तो बस इसलिए पानी रिमूव हो जाता है। द रेस्ट सीप्स इनटू द ग्राउंड। मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम्स अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर। तो बहुत ज़्यादा जो पानी है हमें ग्राउंड वाटर की तरह मतलब हेल्प करता है। तो ग्राउंड में पानी इसलिए ग्राउंड वाटर। ओपन वेल्स आर फेड बाय ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर इज द सोर्स फॉर मेनी लेक्स एज वेल। इट इज ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज ड्रॉन बाय अ हैंड पंप और ट्यूबवेल। The more hand pumps or tube wells that are used in an area, the deeper we need to dig to find this groundwater. तो जितने ज़्यादा हम लोग हैंड पंप और ये ट्यूबवेल्स यूज़ करते हैं, अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा डीप डिग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत ज़्यादा पानी बाहर आएगा। बहुत ज़्यादा पानी बाहर आएगा तो बहुत, क्योंकि ग्राउंड वाटर है तो पानी नीचे जाता जाता है, नीचे जाता जाता है, नीचे जाता जाता है, नीचे जाता जाता है,
तो वो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा डिग करना पड़ता है. द लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज ड्यू टू ओवर यूज इज वर्सिज्म. ठीक है, वर्स कंडीशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा ओवर यूज हो जाता है. Paoli wants to share a concern with you. In those areas where the land has little or no vegetation, the rainwater flows away quickly. Flowing rainwater also takes the top layer of the soil away with it. अब होता क्या है, जहाँ पर कुछ भी क्रॉप ग्रो नहीं होते, क्रॉप क्या करते हैं, आपके सॉइल को एंकर करते हैं. सॉइल को एंकर करते हैं मतलब पकड़ लेते हैं आपकी सॉइल को, जकड़ के रखते हैं आपकी सॉइल को. तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपके कोई भी प्लांट होगा ही नहीं, नो वेजिटेशन का मतलब कि कोई प्लांट ही नहीं ग्रो है वहाँ पर, तो अगर कोई प्लांट ग्रो नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सॉइल को जकड़ के कोई नहीं रखेगा. और जैसे ही उस पर हम पानी डालेंगे, जैसे मिट्टी धुल जाती है, वैसी सॉइल भी आपकी क्या हो जाती है, धुल जाती है. और आपकी टॉप लेयर जो सॉइल की होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, फर्टाइल होती है. फर्टाइल का मतलब क्या, बहुत ज़्यादा उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है. तो इसलिए वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो टॉप लेयर जब उड़ जाती है सॉइल के साथ, इसे हम कहते हैं वाटर इरोजन. ये चीज़ को हम बोलते हैं वाटर इरोजन. ठीक. तो there are few areas where most of the land is covered with concrete. This reduces the seepage of rainwater into the ground, which ultimately affects the availability of good water. वैसे हमें पानी की भी कमी प्लस पानी की प्रॉब्लम भी होने लग जाती है. सॉरी, नीचे आ गया बात. तो we know that water brought back to the surface of the earth by rain, hail or snow goes back to oceans. Thus water from the ocean and surface of the earth goes into air as vapors, return as rain, hail or snow, and finally goes back to the ocean. The circulation of water in this manner is known as water cycle. This circulation of water between ocean and land is continuous process. This maintains the supply of water. तो वो वही बोल रहा है, ओशन से इवेपोरेट हुआ, हवा में गया, वाटर वेपर्स बने, वाटर वेपर्स कंडेंस हुए तो क्लाउड बने, क्लाउड से क्या हुई, बारिश हो गई, और बारिश हो गई तो पानी वापस ओशन में आ गया. तो ये एक तरीके से क्या चल रहा है, साइकिल चलती जा रही है, साइकिल चलती जा रही है, और इस साइकिल को हम बोलते हैं वाटर साइकिल. तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसलिए हमारे पास पानी कभी खत्म नहीं होता. तो ये रही आपकी वाटर साइकिल. तो इम्पोर्टेंट, व्हाट इफ इट रेन्स हेवीली, द टाइम ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अलग अलग जगह अलग अलग बारिश होती है. इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर, वाइल देयर आर प्लेसेस वेयर इट रेन्स ओनली फॉर फ्यू डेज, जैसे राजस्थान वाली जगह. ठीक. इन आवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन. Rains bring relief, especially after hot summer days. The sowing of many crops depends on arrival of monsoon. तो मॉनसून के सीजन में आपके कुछ क्रॉप्स को सो किया जाता है या उससे पहले सो किया जाता है, सो दैट उसको बारिश मिले, पानी मिले, बहुत सारी चीज़ें होती है. और उन टाइप ऑफ क्रॉप्स को हम लोग बोलते हैं खारीफ क्रॉप्स. ठीक है, जो मॉनसून सीजन के टाइम पर ग्रो होते हैं उन्हें हम कहते हैं खारीफ क्रॉप्स. तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है. हाउ एवर एक्सेस ऑफ रेनफॉल में लीड टू मेनी प्रॉब्लम्स, और वही प्रॉब्लम्स पढ़ के हम एंड करेंगे आज का लेक्चर. हेवी रेन्स में लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड. बहुत ज़्यादा पानी राइज हो जाएगा आपके लेक्स, पॉन्ड के अंदर और रिवर के अंदर. द वाटर में देन स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज कॉजिंग फ्लड. और फ्लड भी तो ऐसे आता है, जब रिवर से पानी निकल जाता है तो आपका फ्लड आ जाता है. The crop fields, forest villages and cities may get submerged by water. बहुत ज़्यादा पानी से आपका डूब सकती हैं चीज़ें. In our country, floods cause extensive damage to crops, domestic animals, properties and human life. तो आपको पता है, जिन्होंने भी फ्लड के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा कि फ्लड कितना डैमेज देता है. So during floods, the animals living in the water also get carried away with the water. They often get trapped on land areas and die when flood water recedes. Rain also affect the animals living in the soil. तो एंड करते हैं हम लोग इस बात पर कि वो ये कह रहा है कि जब फ्लड आता है तो पानी जब निकल जाता है रिवर में से, तो ऊपर के जो फिशेज होती है या जो एनिमल्स होते हैं या जो प्लांट्स होते हैं जो ऊपर होते हैं रिवर के जस्ट टॉप पर होते हैं ऑलमोस्ट, वो भी क्या हो जाते हैं, लैंड पर आ जाते हैं. और अगर वो लैंड पर आ गए तो वो तो मर जाएंगे. ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है. एंड दूसरी चीज़ क्या है कि वो सॉइल को भी इफेक्ट करती है, क्योंकि इतना ज़्यादा जब बारिश हो जाता है
तो फिर वो सॉइल भी सॉइल का इरोजन हो जाता है, वाटर इरोजन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। वाटर की वजह से सॉइल का इरोजन हो जाता है, और सॉइल का जब इरोजन होने लग जाता है, वो वाटर इरोजन का मतलब ये था कि वाटर से सॉइल का इरोजन, ठीक। तो जब वो सॉइल का भी इरोजन हो जाता है तो वो जितने भी एनिमल्स है सॉइल के अंदर रह रहे हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या आपके अर्थवर्म्स वगैरह, वो भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो यहाँ तक था आज का चैप्टर, आज का लेक्चर। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। बहुत ही सिंपल सा लेक्चर था, वाटर साइकिल पढ़ा, और हमने ये चीज़ पढ़ी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर रेन ज़्यादा हो। सो दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो। आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर को खत्म करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। थैंक यू।